अच्छा प्री मेड का, मैं कहा नहीं मेरी बायो बहुत वीक है, वैसे भी हमारे टीचर ने कुछ चैप्टर स्किप करवा दिया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर स्किप हो गए थे, तो या तो मुझे पहले वो चैप्टर पढ़ाओ मैडम को कहो पहले मुझे वो चैप्टर दोबारा पढ़ाओ वरना मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात सुनने में मिली थी कि आपका कुछ ट्रांसजेंडर्स के साथ भी बड़ा दोस्त, मैं याराना तो नहीं कह सकता, मतलब कि दोस्ती वगैरह थी, वो क्यों थी, कैसे थी? नहीं दोस्ती नहीं थी ट्रांसजेंडर के साथ, मैं उनके हक में बहुत बोलता था। ये सवाल हम भी पूछ सकते हैं, आपकी वीडियो कब लीक हो रही है या हो तो नहीं चुकी? ठीक है, आज से 5 साल बाद आप अपने चैनल को कहाँ देख रहे हैं? ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बिजनेसेस भी कर रहे हैं? दुपट्टे काट रहा हूँ, बोरिंग काम है, तो मैं हैंड फ्री लगा के ऑडियो बुक सुना करता था। मैंने स्केचिंग भी सीखी थी, मैं पोर्ट्रेट्स बनाता था। तो मैंने काफ़ी लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए। मैंने अपनी मंगेतर का पोर्ट्रेट बनाया था, मैंने इमरान खान का पोर्ट्रेट बनाया, यूट्यूब ओपन किया है, 10,000 व्यूज़। मैं पागल हो गया, मैंने कहा इतने ज़्यादा व्यूज़ मेरी वीडियो पे आते थे, 100 200 300। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक पॉडकास्ट इंडस्ट्री में एक बिल्कुल ही नया ट्रेंड सेट किया। उमर सलीम भाई, इनका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और आज आपको ऐसे ऐसे इंकशाफात सुनने के लिए मिलेंगे उमर सलीम साहब के बारे में कि ये हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं उमर भाई, लेकिन आज तक हमें भी नहीं पता थे तो आज इनसे ना अगले पिछले सारे राज उगलवाते हैं। तो उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच। व्हाई इट लुक्स लाइक अ ट्रैप बस आप समझे, आप ट्रैप हो चुके हैं। अच्छा चलो। तो भाई सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक बंदा रिएक्शन वीडियोस बना रहा है, रिएक्शन वीडियो से यकदम उसकी रात को तबीयत ख़राब हुई, सुबह उठा, उसने कहा नहीं मुझे टेक बनाना चाहिए, फिर टेक वीडियोस पे आ गया, फिर एकदम से पॉडकास्ट के ऊपर आ गया, और फिर पॉडकास्ट के अंदर भी बड़े खूबसूरत टच के साथ आए। तो ये कैसे, ये इतनी वेरिएशन कैसे आई? देखिए, जो भी क्रिएटर होता है, आर्टिस्ट होता है ना, उसकी ज़िंदगी में एक एवोल्यूशन लाजमी होता है। अब किसी भी आर्टिस्ट को उठा के देख लें, वो किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहेगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको चुल आती रहेगी बार बार कुछ नया करने की, कुछ नई चीज़ें करने की। सो आई थिंक जो चुल होती है ना, वो आपको टिक के बैठने देती। सो यू डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, यू एक्सप्लोर योरसेल्फ मोर। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद लॉट ऑफ स्टफ। तो क्या मतलब कि टेक इंडस्ट्री में आपको मज़ा नहीं आया, या आपने कहा बस जाने दो यार, छोड़ो टेक को, ज़रा फ़नी पॉडकास्ट की साइड पे चलते हैं? टेक से मुझे शुरू से ही बचपन में बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं छोटा सा था तो फर्स्ट टाइम मैंने, कितना छोटा? मतलब प्रॉब्ली 7 years old, तो मैंने डिस्कवर किया एडोब फोटोशॉप। ओके। तो वो गुजरांवाला में मेरे मामू थे, मेरे मामा के कज़न, उनके घर में कंप्यूटर था सिर्फ, और किसी के पास कंप्यूटर नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो फोटोशॉप खोलते थे, एक की शक्ल उतारी, दूसरे पे लगा दी, उसकी शक्ल उतारी। तो मैं देख के बड़ा हैरान होता था, मैं बड़ा खुश होता था, क्योंकि उससे पहले तो हमने वो सिर्फ पेंट जो होता है ना, वही किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता था। तो मुझे वो बड़ा फैसिनेटिंग लगा, वो एडोब फोटोशॉप। मैंने सीखना शुरू कर दिया, और उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, बट आई जस्ट लर्न द वे ही वाज डूइंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं बस फोकस करता था, देखता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, वो वहाँ पे नहीं थे, तो मैंने उनका सिस्टम ऑन किया और मैंने फोटोज एडिट की। मैंने केम बैक, उन्होंने देखा, कहते ये तुमने कैसे किया, हाउ डिड यू डू दैट? तो मैंने सिखाया भी नहीं। तो मैं बस आपको ऑब्जर्व कर रहा था तो बड़े इंप्रेस हुए, कहते यार क्या बात है। तो खैर उसके बाद ना मेरा शौक बढ़ता गया इन चीज़ों को लेके, कंप्यूटर को लेके। अच्छा, मुझसे लोग पूछे तुम्हें बड़े को क्या बनना है, तो मैं कहता था आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। मेरी ज़िंदगी में कंप्यूटर हो, बस मैं कंप्यूटर से कुछ करना चाहता हूँ, क्या करना है आई हैव नो आइडिया। तो ये शुरू से मेरा एक कॉन्सेप्ट था। एंड आफ्टर डैट मैंने बहुत ज़िद की, और पेरेंट्स को समझाना उसे मैंने बड़ा मुश्किल था कि मुझे कंप्यूटर लेके दे, भाई क्या करना है तुमने कंप्यूटर, क्या ही करोगे, फिल्में देखोगे, मूवीज़ देखोगे, या मैं कहता था नहीं मुझे ले दें। तो खैर मुझे बड़ी मुश्किल से पेंटियम 3 अब्बू ने लेके दिया उस टाइम, जो कि आई डोंट नो, याद नहीं कितने का आया था, लेकिन वो यूज़ था। अच्छा। तो उस पर फिर मैंने जो है ना एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उस पर मैं वीडियोस तो नहीं उस टाइम एडिट करता, पिक्चर्स एडिट करता था फोटोशॉप पे। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू टेक। ओके।
तो मेरा दिल था कि मैं कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड करूँ, और मेरे स्कूल में कंप्यूटर नहीं था, एक लैब थी, अच्छा। वहाँ पे सिर्फ वो डोस वोस चलती थी, हाँ। तो मैं वहाँ बैठ के डोस सीखता रहता था। ओके। हाँ, वो CD डबल डॉट एंटर वो मैंने सारे उस टाइम मैंने याद किए हुए थे सारे ईच एंड एवरीथिंग, तो वो मुझे बड़ा पसंद था कंप्यूटर। एंड फिर उसके बाद मेरा दिल था मैट्रिक के बाद कि मैं ICS करूँ, अच्छा। ड्यू टू कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। ओके। और अब्बू कह रहे थे नहीं कुछ बिजनेस रिलेटेड करो ताकि तुम शॉप पर वापस आओ। शाबाश। अब ये चीज़ें थी, या ICS करना है या ICOM करना है। इत्तेफाक से मेरे मैट्रिक में मार्क्स अच्छे आ गए, तो पंजाब कॉलेज में फ्री एडमिशन हो रहा था मार्क्स की बेस पर। तो वहाँ गए, अब्बू बहुत एक्साइटेड थे, आए मेरा बच्चा का उस पर हो रहा है ना स्कॉलरशिप पे, वो भी शौक में साथ चले गए, चले मैं देखता हूँ कॉलेज में क्या होता है कैसे होता है। तो वहाँ अब्बू के एक दोस्त मिल गए, तो उन्होंने पूछा आज भाई साहब किधर आए हो, बच्चे का ही एडमिशन कराना है ICOM च। अच्छा। उन्हें किन्ने नंबर ने, उनके इन्ने नंबर। वो कहते तुसी पागल हो, की हो गया तुहानू, ਇਹਦਾ ਤਾਂ FSC 'ਚ फ्री हो रहा एडमिशन। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ICOM ਕਰਨਾ ਜਾਂ ICS ਕਰਨਾ। ਓਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ICOM ਤੇ ICS ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ICOM 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ 50,000, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ FSC 'ਚ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਲੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਓ। So that's how I got into FSC। अब FSC में मुझे मजे की बात तो मुझे पता नहीं था कि FSC करने के बाद आप इंजीनियरिंग करते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये करने से पहले नहीं पता था? मुझे नहीं पता ही नहीं था। मैंने मुझे इतना पता था कि एक प्री इंजीनियरिंग है, एक प्री मेडिकल है। उन्होंने पूछा प्री मेडिकल, मैं कहा नहीं मेरी बायो बहुत वीक है, वैसे भी हमारे टीचर ने कुछ चैप्टर स्किप करवा दिए थे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर स्किप हो गए तो या तो मुझे पहले वो चैप्टर पढ़ाओ, मैडम को कहो पहले मुझे वो चैप्टर दोबारा पढ़ाओ, वरना मैं नहीं। तो मैं FSC कर लेते हैं। तो अब उसका मेरा मैथ्स बड़ा वीक था शुरू से ही ना, मैथ्स मेरा बस पूरा ही था। तो FSC कर ली। अब टैलेंट क्लास में आ गए, वहाँ पे इतने जो पढ़े लिखे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से आए, मैं उर्दू मीडियम से, बड़ा मैं एहसास कमतरी का शिकार होता। जब इंग्लिश में बात करते तो मैं कहता था अच्छा मैनू आइडिया हो गया तुसीं गल की करते पे हो, एडी मेरे के अंग्रेजी ना चाड़ो। मेरे समझ आ गई, जैसे अभी पश्तो को बोल रहे हो साथी, तो को 50-60% बात समझ आई थी क्या बात कर रहे हैं, सो जस्ट लाइक दैट। तो खैर उसके बाद फिर FSC में प्रोग्राम बढ़ गया। अब सारे अब प्रेशर था कि इंजीनियरिंग में जाना, इंजीनियरिंग में जा नहीं सकते थे, राइट। फिर मैंने कहा अब क्या करना है, फिर मैंने 4-5 जगहों पे ना अप्लाई कर दिया, इंजीनियरिंग में भी कर दिया, वहाँ भी कर दिया, वहाँ भी कहीं तो एडमिशन होगा। तो मेरा हो गया BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस में। बैंकिंग एंड फाइनेंस में मैं मतलब ना मेरा कोई ताल्लुक ना लेना ना देना, बस वहाँ पे मेरिट आ रहा था। तो फिर फैसलाबाद में GC यूनिवर्सिटी में मैंने इसमें एडमिशन ले लिया। तो एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा कि आप BBA में कैसे आए? तो मैंने कहा कोई और एडमिशन नहीं हो रहा था। सो दैट्स हमारी जो स्टार्ट में काउंसलिंग थी। अब तो बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, अब तो AI आ गया, अब तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, आपको पता है। अब जाके पेरेंट्स भी कहना शुरू हो गया हाँ नहीं जो आपका पैशन उसको फॉलो करना चाहिए। उस टाइम ये पैशन वैशन का कोई नहीं होता था, अभी तो पैशन फ्रूट फ्लेवर्स भी आ गए, उस टाइम कोई ताल्लुक नहीं था इस चीज़ का। उस टाइम जड़ा घर दे बड़े ने फैसला करता। हाँ, और हमेशा रिश्तों की तरह पढ़ाइयाँ भी उस तरह फैसलों में चलती। अब देखिए हमारी ज़िंदगी के डिसीजंस पेरेंट्स लेते हैं बचपन में, बट आई थिंक एक हद तक लेने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलें उन्होंने बताया बेटा आपने ये स्टडी करना है, जो हालात के मुताबिक ये कर लो। लोग अभी भी कहते हैं ना CA कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, उनको लगता है इन पेशों की इज्जत है। लेकिन हकीकत ये है कि आप फॉर एग्जांपल कम से कम भी 1 करोड़ रुपया लगाते हैं आप डॉक्टर बनने के लिए, बिल्कुल लगाते हैं, और उसके बाद 5 साल आपके लगते हैं, ठीक है। और कुछ बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं, कुछ मतलब बहुत सारे मसले मसाइल, आपकी मेंटल हेल्थ F हो जाती है। और उसके बाद जब आप हाउस जॉब के लिए जाते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये आपकी सैलरी शुरू होती है, एंड फिर और चीज़ें हैं, फिर कबाते हैं, फिर मतलब सारी चीज़ें हैं। तो आप देखें कि अगर आपका मकसद पैसे कमाना है फिर आप डॉक्टरी ना करें भाई। सर वो बेरोजगार रहने के लिए 16 साल पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ, आप ना करें ना आप डॉक्टरी। आप फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि एक बच्चा लेट्स से म्यूजिशियन बनना चाहता है, ठीक है। आपने उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दिया है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा ऐसा वाक़या, आप टेबल पे पड़े हैं, ऑपरेशन जारी है, डॉक्टर ऑपरेशन में करता छोड़ के कहता है यार काश मैं म्यूजिशियन बन ही गया था, काश यार ऐसी जगह तो मैं तबला बजा लेता। ठीक है। तो जो शौक से डॉक्टर बनना चाहते हैं दैट्स वेरी गुड प्रोफेशन, और होने भी चाहिए। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है। अब द थिंग इज दैट बाय फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खैर मेरी ज़िंदगी में जितने भी डिसीजंस लोगों ने लिए हैं ना वो मेरे लिए डिज़ास्टर साबित हुए।
माशा वेदर माई पेरेंट्स, वेदर माई अंकल, चाचा, ताया, फूफा, इधर उधर के इनू ऐ कराओ, इनू ये बनाओ, इनू इस तरह करा दो, या मैंने लोगों से मशवरे दिए, जो मैंने लोगों से मशवरे लेके काम किया ना, वो मेरे लिए डिडंट वर्क। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि मशवरा लें लेकिन करें अपने दिल की जो आप करना चाहते हैं। ये मैंने ज़िंदगी से अपने लेसन ये सीखा है, ठीक है। और जिस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजन लेना शुरू किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए अच्छा ही साबित हुआ। तो ये टेक्स्ट से रिएक्शन वीडियोस और रिएक्शन से पॉडकास्ट, ये भी अपना ही डिसीजन था या फिर इसके अच्छा, अभी तक मैं यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर चुका था, अभी तक मुझे नहीं पता था मैंने लाइफ में क्या करना है। सो आई डिड अ लॉट ऑफ ऑड जॉब्स, ठीक है। मेरे अब्बू की कपड़े की दुकान थी, लेकिन कपड़े की दुकान पे मैं बैठता नहीं था, मुझे मज़ा नहीं आता था, या जो काम मैं कर सकता था मुझे लगता था 15-20 हज़ार का मुलाजिम ईजिली कर सकता है। दुपट्टे काटना, पैकिंग करना, रखना, थोड़ी बहुत सेल मैनी कर ली, तो ये कुछ था। तो वो मैं भागता था वहाँ से। मुझे करना था कुछ, मुझे पोइट्री का शौक था, ड्राइंग का शौक था, फनकार तबीयत। और इसलिए मैं अपने बीबीए के डिपार्टमेंट में कम और फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट में ज़्यादा रहता था। उसकी तो कोई और भी वजह होगी। नहीं, आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, हाँ वो भी थी लेकिन ये था कि मेरा इंटरेस्ट उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा था। तो मैंने स्केचिंग भी सीखी थी, मैं पोर्ट्रेट्स बनाता था। तो मैंने काफ़ी लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए। मैंने अपनी मंगेतर का पोर्ट्रेट बनाया था, मैंने इमरान खान का पोर्ट्रेट बनाया, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। काफ़ी मुझे शौक होता था, और इवन कि एक ज़माने में मैंने पोर्ट्रेट्स बनाकर बेचे भी हैं। अच्छा, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइंग का शौक था। अच्छा खैर, अब मुझे पता लगा कि यार इससे तो मैं पैसे नहीं कमा सकता, ये तो दाल रोटी नहीं चलेगी, ठीक है। अब्बू कहेंगे भाई तुम पेंटर बन गए वो तो रक्षा के पीछे भी पेंटिंग करेंगे, ट्रक पे भी पेंटिंग करेंगे, दोबारा तो भी लिखेगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो बंगाली बाबा के ऐड लगाएंगे। हाँ, फिर मैंने कहा इससे बेहतर क्या हो सकता है। फिर मुझे फोटोग्राफी का शौक पड़ गया। ओके। फिर मुझे जहाँ मेरे पास अभी भी कैमरा पड़ा हुआ है याशिका का, जिसके अंदर रील डलती थी, मेरे स्टूडियो के अंदर मैंने ऊपर सजा के रखा हुआ, मेरा पहला कैमरा था वो। अच्छा। तो उस कैमरे की मदद से फिर मैंने पिक्चर्स लेनी गए, सब घूमे फिरे, तो मुझे पता लगा कि मुझे शौक है फोटोग्राफी का। फिर मैंने इसको बाकायदा सीखा। 13,500 रुपये मैंने फ़ीस दी थी 2 मंथ्स की। और मैंने एक और दोस्त से उधार लेके, मेरे पास पैसे नहीं थे, एक दोस्त से मैंने पैसे उधार मांगे और मैंने वो फ़ीस दी और मैंने सीखा। फिर मैंने वेडिंग फोटोग्राफी शुरू कर दी। ओके। हाँ, मैं शादियों में जाके फ़ोटोज़ खींचता था। और अच्छा, उसमें एक मसला था, अक्सर शादियों पे ना रिश्तेदार मिल जाते थे, दोस्त मिल जाने, रिश्तेदार मिल जाने। मेरी फोटो बना। हाँ, उन्हें कहते यार शेख तू चंगी भली अपनी दुकान छड़ के, जाती दुकान छड़ के तू केड़े कंजर खाने च पिया है, ये राइट। तो मैं बड़ा डिसहार्ट होता था। खैर मैंने फिर उसके बाद फोटोग्राफी भी छोड़ दी। अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड देन मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीख ली। चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी, चिचू चूचू बाचा। मैंने वो सारा जो है ना, वो हमारी यूनिवर्सिटी में शॉर्ट कोर्स हो रहा था, मैंने एडमिशन लिया। मैं अच्छा स्टूडेंट था, मेरी स्कॉलरशिप लग गई चाइना की। अच्छा। मैं चाइना गया, वहाँ पे मैंने काफ़ी सीखी। एंड आफ्टर वापस आके मैंने यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर खोल लिया। क्या बात है। मेन मोबाइल में क्या कर रहा था, मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट कर रहा था दुबई से, विच वर इलीगल, क्योंकि इंपोर्ट का कोई था नहीं, वो इलीगली आते थे। लेकिन वो उसको लीगल बना के लाया जाता था। जैसे किसी के बैग में रख दिए, अलाउ होते थे ना, 4 फ़ोन तो अलाउ होते थे, किसी के बैग में रख दिए, कुछ समथिंग लाइक दैट। फ़ोन ला के मैं मार्केट में सेल करता था और इस तरह की चीज़ें। ड्राई पोर्ट पर भी मैंने जॉब की एज अ क्लियरिंग एजेंट। सो आई डिड अ लॉट ऑफ स्टफ। आई मीन आई डोंट इवन मुझे लगता है कि आखिर में ये कासिम अली शाह साहब की तरह ना, सिवाय प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस के सब कुछ निकल आएगा। और एक्सपीरियंस जरूर होता है। देखिए, मैंने उन चीज़ों से जो ऑब्जर्वेशन ली ना, वो मेरी वीडियोस में नज़र आती हैं। जो मैं जाके जो धक्के खाए हैं, जो लोगों से मिला हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं। अगर मैं सिर्फ दुकान में बैठा रहता या सिर्फ घर में बैठा रहता, तो शायद वो सिद्धू मूसे वाला गाना है ना, करे बैठे मारी आड़ी गल्ला समय ते हलाता नाल लड़े आए कल्ला। सो दैट वाज द पॉइंट। अभी भी, तब भी मुझे लोग यही कहते थे कि दुकान पे जाके बैठ जाओ, तुम्हारे पास ऑप्शन तो है ही। तो ये सिनेरियो था। इवन कि मैं बच्चों को फिर ट्यूशन्स भी पढ़ाता रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, फिर मैं बेसिक चाइनीज़ आती थी वो पढ़ाता रहा हूँ, एंड अकेडमी में पढ़ाता रहा हूँ, मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है। एंड फिर क्या हुआ कि मेरा वो चाइनीज़ लैंग्वेज वाला जो था ना, वो कुछ मेरे साथ फ्रॉड हुआ, पट्ठा बैठ गया उसका। वो 1.5 साल चला, एंड आफ्टर दैट आई हैड टू क्लोज। काफ़ी नुकसान हुआ। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं था, मैं कर्जे में चला गया फिर वापस दुकान पे। अब इस सिचुएशन में जब वापस जाते हैं ना आप, हो आपको जो जहान की जो बातें सुनने को मिलती हैं, ओए होए होए। एक होता है ना, एक अच्छा, हमारी सोसाइटी की बड़ी गलत बात है। आमतौर पर जब बच्चे को, मैं कहता हूँ कि भाई बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दे, चीज़ें एक्सपीरियंस करने दे, उसे वो सीखेगा।
तो अगर वो फेल होता है तो अगेन उसको सपोर्ट करें, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। बच्चा फेल होता है ना, चंगा रहा हुण, मैं मना कीता सी। हाँ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ। ਸੋ आई हैड टू फेस दैट अ लॉट इन माई लाइफ एंड आई वाज सो मच डिप्रेस्ड। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही डिप्रेशन वाला टाइम था। एंड खैर मैंने दुकान पे जाना शुरू कर दिया, पॉकेट मनी मिलती थी, थोड़ा सा जोड़ लिया, कुछ कर लिया, कमेटियाँ डाल के मैंने आईफोन ले लिया। अच्छा, आईफोन ले लिया? आईफोन ले लिया, सीधा सीधा आईफोन लिया मैंने। क्यों? क्योंकि उस टाइम म्यूजिकली आ गया था, अच्छा, टिकटॉक आ गया था और मुझे टिकटॉक पे वीडियोस बनानी थी। अच्छा, तो उस शौक को पूरा करने के लिए मैंने ना पेट काट के आईफोन लिया। उस टाइम पीटीए शीटीए का चक्कर नहीं होता था। एनीवेज वो आईफोन मैंने लिया, मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी और साथ में और काम भी मैं जो साथ हो सकते थे वो कर रहा था। जैसे कॉलेज में पढ़ा रहा था मैं बेसिक चाइनीज, हाँ, वो टिकटॉक पे मैं वीडियोस बनाता था। अब टिकटॉक पे मैं वो वायरल होना शुरू हो गई, थोड़ी बहुत चलना शुरू हो गई। तो एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा तो ना कुछ बच्चे ऐसे नीचे मुंह करके ना हंस रहे हैं ऐसे करके। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, क्या है तुम्हारे पास, इधर आओ। तो पता लगा फ़ोन पे टिकटॉक देख रहे। तो मैं तुम्हें शर्म नहीं आती, क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप टिकटॉक देख रहे हो, मोबाइल मुझे दो। मैंने उसको मोबाइल देखा, मेरी टिकटॉक देख रहे, मेरी वीडियो देख रहे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम खराब है। गुड बेटा गुड। पहले तो मैंने उसको ब्लॉक किया। तो खैर अब सारी क्लास को पता लग गई सर टिकटॉक कर है। ठीक, तो मेरे लिए वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। खैर मैंने बाद में कॉलेज वाली जॉब भी छोड़ दी। तो फिर दुकान पे बैठा था, फिर वही पुरानी लाइफ शुरू हो गई, बैठा हूँ, दुपट्टे काट रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। लेकिन इस दौरान मैंने एक काम शुरू किया कि मैंने ऑडियो बुक्स सुनना शुरू कर दी। यूट्यूब पे कुछ सर्च किया, चीज़ें पढ़ी, में लगा कि अगर आपने ग्रो करना है, आपकी जो इनकम है ना वो आपकी पर्सनल ग्रोथ पे डिपेंड करती है। जितनी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, जितना आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, उस हिसाब से आपकी इनकम भी। तो मैंने खुद को मतलब कि चलो बैठा हूँ, दुपट्टे काट रहा हूँ, बोरिंग काम है, तो मैं हैंड फ्री लगा के ऑडियो बुक सुना करता था। अच्छा। तो मैंने काफ़ी बुक सुनी, उसमें एक बुक जिसने मेरी लाइफ चेंज की, दैट वाज द हीरो बाय रोंडा बर्न। द सीक्रेट, आपने शायद बुक का नाम सुना होगा। नाम नहीं सुना। अच्छा खैर, इसकी आगे एक्सटेंशन थी द हीरो। और मैंने उस बुक ने मेरा काफ़ी हद तक माइंड चेंज किया। अब लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। अच्छा। मैं क्लाइमैक्स इंटरमिशन मैं सुबह जा रहा हूँ जिम, बड़े मज़े से। रात को जो मैंने टिकटॉक बनाई, इस पर व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। इधर से बाइक आई, 2 बंदे आए, उन्होंने गन पॉइंट पे ना मुझसे आईफोन छीना मेरा 7 प्लस, छीन के भाग गए। अच्छा। अब आई वाज शॉक्ड कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं अच्छा खैर मैं जिम चला गया, मैं घर नहीं आया, जिम चला गया। वापस आया, फिर मैंने बताया घर को कि ये मेरे साथ वाक़या हुआ है, ये हादसा हुआ है, फ़ोन मेरा चला गया। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ तुमने मज़ामत नहीं की, ठीक है आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, तुम जाके ले लो। मैं दुकान पे गया हूँ, तो जाके मैंने डिमांड की कि मुझे वो चाहिए, फ़ोन चाहिए, मेरे पैसे दें 60-70 हज़ार रुपये। यार हालात नहीं ठीक हैं, तुम्हें पता ही है आजकल पेमेंट शेमेंट का मसला चल रहा है, आते हैं बताते हैं करते हैं, तुम उतनी कोई बटनों वाला फ़ोन ले लो। तो मैं ना घर आया, मैं बैठ के ना बड़ा सोचा अपनी लाइफ को ना। एक बंदा होता है ना कि मेरी ज़िंदगी में मेरी क्या वैल्यू है, वेयर आई स्टैंड। और जब बंदा यंग हो जाए ना थोड़ा सा। एट दैट टाइम आई वाज मैरिड। अच्छा। आई हैड अ किड। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे अभी भी, मैं इस स्टेज पर हूँ, आई एम 24 years old एंड आई हैव टू आस्क मनी बच्चों के पैम्पर के लिए भी, बट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। मुझे याद है मैं छत पे बैठ के बड़ा रोया था। I was literally crying and I had no idea what to do. खैर उस दिन फिर मैंने डिसीजन लिया था कि मैंने अब पॉकेट मनी नहीं लेनी, मैं खुद करूँगा जो करूँगा। फिर मैंने दोबारा अकेडमीज पढ़ाना शुरू कर दी, जहाँ से पैसा आ सकता था वो किया। कुछ मैंने कोर्सेज जो है ना वो सीखने शुरू कर दिए। अच्छा। मैं एकेडमी में पढ़ाता था, तो वहाँ पर ये सारे फ्रीलांसिंग के कोर्सेज वगैरह करवाते थे। उसमें मुझे पता लगा एक फाइवर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो मैंने उसमें घुसा। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपको बताया शुरू में मुझे शौक था फोटोशॉप का, तो मुझे आती थी। तो मैंने कहा यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग का गिग बनाता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का गिग बनाया, नहीं चला। फिर और भी मैंने पंगे लिया, SEO का थोड़ा बहुत सीख के बनाया, वो भी नहीं चला। तो फिर मैंने कहा यार अब करना क्या है। देन आई रोट डाउन, बुक मैंने पढ़ी थी ना, आई रोट डाउन ऑल माई स्ट्रेंथ्स। ठीक है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। मैंने वो लिखा, अच्छा मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं क्योंकि मैं थिएटर करता रहा हूँ,
वो भी घर वालों से छुप छुप के करता था, अगर पता लगे उन्हें कहना मुंडा कंजर बन गया। मैंने वो लिखा, प्रेजेंटेशन स्किल्स लिखे, एंड ग्रेजुएशन मैंने की हुई थी लेकिन उसकी कोई वैल्यू मैं नहीं समझता। और उसके बाद और क्या था, मतलब मैं राइटिंग में अच्छा हूँ, स्क्रिप्ट में लिख लेता हूँ, चाइनीज़ आती है, मैंने सारे अपने उस स्क्रिप्ट वो सारे स्ट्रेंथ्स लिखी। दुपट्टे सीधे काट लेता हूँ। नहीं, वो मुझे नहीं काट, वो मैं टेढ़े ही काटता था। वो हमेशा मैं काटता था तो इधर निकल जाता था। वो मेरे सही नहीं थे क्योंकि उस काम में मैं अच्छा नहीं था। फिर मैंने वो लिखे थे जो काम मुझे आता है, जो अच्छा हूँ। तो खैर वो मैंने फिर लिखे, और फिर मैंने फाइवर पर दोबारा सर्च करना शुरू किया कि इन चीज़ों की बेस पर मैं क्या बेच सकता हूँ। कि मेरे पास कैमरा है, मुझे कैमरा चलाना आता है, स्किल्स। तो देन आई डिस्कवर्ड अ स्पोक्स पर्सन गिग, जिसमें आप, हाँ, स्पोक्स पर्सन, दैट वाज वेरी न्यू थिंग, कोई भी नहीं कर रहा था। एंड बट आई वाज जस्ट लुकिंग कि मैं कैमरे के साथ कैसे पैसे कमा सकता हूँ। ओके। तो मैंने वो स्पोक्स पर्सन में गया, तो वहाँ मैंने एक इंडियन को देखा जो नलके पे बैठ के नहा रहा था। उसने साबुन लगाया हुआ है, नहा रहा है नलके पे बैठ के नंगा, और कह रहा है कि आई विल टेक बाथ एंड विश योर लव्ड वन हैप्पी बर्थडे फॉर $5। पहले तो मैं हैरान हुआ कि इंडियंस नहाते भी हैं। ये भी अच्छी बात है। अच्छा, तो एनीवेज वो कोई कह रहा है मैं भैंस के ऊपर बैठ के बर्थडे विश करूंगा। मैं स्क्रॉल करता गया, फिर मुझे मिला कि एक बंदा था जो कह रहा था कि आई विल प्रेजेंट योर ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विसेज इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। उसने सूट बूट पहना हुआ था, एंड आई थॉट दिस इज समथिंग आई कुड डू। उस पर फिर मैंने स्पोक्स पर्सन का गिग बना दिया। अच्छा। फिर खैर लंबी स्टोरी है कि कैसे मैंने ग्रीन स्क्रीन अरेंज की, बनाया, गिग बना के डाल दिया चीज़ें, और मुझे फिर वहाँ से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए छोटे मोटे। ओके। फिर मैंने $5, $10, $20 हमने, ये 2000 किसकी बात है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया। 17-18 की बात है ये। हाँ, मतलब कि उस टाइम अच्छा खासा फाइवर। हाँ, मेरी कैटेगरी में कंपटीशन नहीं था ना। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में 2.5 लाख बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अभी तो और बढ़ गए होंगे, 5 लाख हो गए होंगे, उस टाइम 2.5 लाख थे। इसी तरह जो छोटे मोटे स्किल्स हैं जिनको आप फौरन स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें लाखों का कंपटीशन था। और जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी पूरी कैटेगरी में कोई 1000 बंदा भी नहीं था। ओके। पूरी दुनिया में 1000-1200 बंदे टोटल। जबरदस्त। तो उसमें कंपटीशन था ही नहीं। आई स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स, फिर मैंने उन ऑर्डर्स को बनाना शुरू कर दिया। एंड पहले तो मैं FM 90 का ऑफिस है फैसलाबाद में, उनका ग्रीन स्क्रीन था, वो यूज़ करता था। एक दोस्त का रेफरेंस लड़ा के वहाँ जाता था। फिर एक दोस्त ने स्टूडियो बनाया, उसका स्टूडियो यूज़ करता था। यानी कि वो जहाँ मुझे ऑर्डर आता था मैं भाग जाता था। और फिर मेरे कुछ दोस्त बन गए थे उधर किसी होटल में, कभी होटल के रूम में जाके मैं वो शूट करता था, घर में मैं कर नहीं सकता था। सो मतलब काफ़ी मैंने ना उसको ऑर्डर्स करने के लिए स्ट्रगल की, एंड फिर फाइनली मुझे एक जॉब मिल गई। अच्छा। हाँ, एक मीडिया उसने मुझे जॉब ऑफर कर दी कि आप हमारे पास आ जाए, हमारा यूट्यूब चैनल आप चलाएं, क्योंकि आपके प्रोडक्शन स्किल्स हैं, आपको वीडियोस बनाना आती हैं, कैमरा माइक का पता है, तो आप हमारे पास आ जाएं। तो 50,000 पे मैंने वो सैलरी, ज़िंदगी की पहली जॉब 50,000 पे मैंने की थी। मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इधर मेरा फाइवर चल रहा है, साथ मेरी जॉब चल रही है, लेकिन आपको पता है जॉब फुल टाइम होती है। तो मैं फाइवर और दोनों चीज़ें करते इतना एग्जॉस्टेड हो जाता था कि मुझे लगता था मैं गिरा और गया। एंड और साथ साथ दिमाग में टारगेट भी चल रहे, मैं दोनों काम ही नहीं सही कर पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे एक चीज़ करनी है, या तो मैं जॉब करूँ या फिर मैं फाइवर करूँ। तो फिर मैंने 3 महीने के बाद जॉब छोड़ दी थी। जिस पर मैं ये समझा कि आप कहने लगे फाइवर छोड़ दिया। फिर मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया लोगों ने इधर उधर के, उन्होंने बहुत, इवन कि मेरी अपनी वाइफ ने कहा कि आपने क्यों छोड़ी, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं फाइवर साथ साथ कर रहा हूँ। फिर मैंने फाइवर पे फुल टाइम जो है ना, उस पर मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपने घर के अंदर एक रूम बनाया, एक खाली किया, उसके अंदर ग्रीन स्क्रीन लगाई, उसके अंदर वो चीज़ें बनाई, स्टूडियो सेटअप किया, और वाइफ के पास एक गोल्ड की चेन पड़ी हुई थी, मैंने बेची, नया कैमरा लिया, तो सामान स्टूडियो का ला के मैंने वो वहाँ पर दोबारा शुरू किया। तो फिर मतलब आपका पार्टनर फुल सपोर्टिव पार्टनर। हाँ, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन के बहुत ज़्यादा मुझे वो उस टाइम, आपको पता है कि जब आपके एक साथ एक और फैमिली जुड़ जाती है, आपके इन-लॉज, तो वो सारे पूछते हैं लड़का क्या कर रहा है आजकल, क्या मिसाल तो अगर दुकान पे नहीं जा रहा तो क्या कर रहा है, खाता कहाँ से, कमाता कहाँ से, आपको कैसे खिला रहा है। तो मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा मुझे उस टाइम सपोर्ट किया था दैट टाइम। खैर उसके बाद फिर मैंने बिजली का बिल शेयर करना शुरू किया, राशन में शेयर करना शुरू किया। चीज़ें जैसे जैसे मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता गया, तो अल्लाह ने उस हिसाब से मुझे
इनकम भी देना शुरू कर दी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपको अल्लाह उस हिसाब से भी अता करना शुरू कर देता है। आपके ऊपर अल्लाह ताला खुद सबब बना देता है, सबब बना देता है। आपको पता भी नहीं कहाँ से पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है। जब आपको पता है कि यार बिल तो इसने दे ही देने हैं, काम तो इन्हें कर ही देना है, मैं क्यों करा, ठीक है। तो फिर वो आप मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो यूनिवर्स भी आपको ना उस हिसाब से उधर ही रखती है, बिल्कुल। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो खैर ग्रेजुअली फिर मैं घर से बाहर एक अलग घर में मूव हुआ, जहाँ पे नीचे फैमिली को शिफ्ट, नीचे स्टूडियो बना लिया, ऊपर फैमिली चली गई। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और दैट वाज अ वेरी बिग स्टेप फॉर मी। फिर साल 1.5 साल मैंने ऐसे चलाया, एंड आफ्टर दैट आई मूव टू इस्लामाबाद। अच्छा, तो ये सारी कहानी फैसलाबाद की थी? ये सारी फैसलाबाद की। इस्लामाबाद तो मैं अभी 3 साल हुए आया हूँ। अच्छा। और लोग मुझे ज़्यादातर इस्लामाबाद से ही जानते हैं, और इस्लामाबाद में ज़्यादा सब कश्तियाँ जला के आया था मेरे पास। मतलब आई गॉट इनटू नेगेटिव, मतलब कर्जों में चला गया था, इतने बुरे हालात थे मेरे। तो मेनवाइल आई स्टार्टेड यूट्यूब। ओके। हाँ, अच्छा, अब आपको पता है शुरू से मुझे कैमरा स्टफ एंड वीडियोस का शौक था, और वीडियोस मैं 12 साल से बना रहा हूँ। अच्छा, 12 साल से? 12 साल से छोटे मोटे मोबाइल से या किसी भी चीज़ से, कोई भी कैमरा टाइप कोई चीज़ मिलती थी तो मैं कोई स्किट छोटा सा बना लेता था। जब मैं यूट्यूबर्स को देखता था उस टाइम ज़ैद अली टी होता था, वो पुराने यूट्यूबर्स एंड बिकार वाइन्स, और वो सारे वो बनाते थे वीडियोज, या इंडिया की किसी की वीडियो देख ली तो मुझे शौक था कि मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊँ, लोग मुझे भी फॉलो करें। तो उस टाइम इतने सोर्सेज नहीं थे, लेकिन टूटी फूटी बना लेता था वो। कुछ ना कुछ चलती थी, कुछ चल जाती थी, कुछ नहीं चलती थी। फेसबुक पेज मैंने बनाया, क्रिएटर भी कम थे उस वक्त? क्रिएटर भी कम थे उस टाइम। एनीवेज, जब मैं फैसलाबाद में था तब मेरी मुलाकात हुई असद अली टीवी से। वेरी नाइस पर्सन। हाँ, वेरी नाइस पर्सन। ही वाज माय नेबर इन इस्माइल सिटी, जब मैंने घर मूव किया था। अच्छा। तो जब मैं IMTV पे काम करता था तो एक बार उसको मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया वहाँ पे, असद भाई को? असद भाई को। अच्छा। उनका ऐसे जैसे उस टाइम पॉडकास्ट नहीं होता, उस टाइम इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू के लिए बुलाया, खैर उन्होंने बताया तो मैं यूट्यूब करता हूँ ये वो। तो उन्होंने अपने घर इनवाइट किया, उनके घर गया, मैंने स्टूडियो देखा, तो उन्होंने मुझे अपनी ना एडसेंस खोल के दिखाया। अच्छा। जब मैंने उनके वो डॉलर्स देखे ना, मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा भाई ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान में भी होता है? हाँ, तो मैंने कहा मुझे तो भाई यही करना है अब। तो उस टाइम में फाइवर कर रहा था साथ साथ। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, असद अली का एडसेंस देखा, मैंने जॉब छोड़ दी। तो ये असद अली भाई के एडसेंस को क्रेडिट जाता है? यस। फिर मैंने कहा मुझे यूट्यूब करना है, मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। अच्छा। अब असद अली चूंकि टेक यूट्यूबर है, तो मुझे भी टेक का शौक था, मैंने भी टेक वीडियोस बना रहे। अच्छा, जो आप रिएक्शन वीडियो का रेफरेंस दे रहे हैं वो मैंने बहुत पहले बनाई थी, जब मैं चाइनीज़ पढ़ाता था या चाइनीज़ करवाता था। तो वो रिएक्शन वीडियो दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। जिसको कुछ नहीं आता रिएक्शन वीडियो बनाना शुरू करते हैं, राइट। ये आप मेहनत किसी की है, आप अपना मुंह छोटा सा लगा के ओह क्या बात है, ओह वेरी फनी, वेरी फनी, हंसने लग जाए, रोने लग जाए, पागल हो जाए। तो एनीवेज, पहले जिसके पास टैलेंट नहीं होता था वो रिएक्शन वीडियो बनाता था। अब जिसके पास टैलेंट नहीं है वो फैमिली व्लॉगिंग करता है। एनीवेज, मैंने ना फिर टेक वीडियोस बनाना शुरू कर दी। जो मुझे आता था मैंने वो सिखाना शुरू कर दिया ना। मतलब जो फाइवर पे मैं कैसे बनाता हूँ, कैमरा फेस कैसे करना है, कैसे आपने माइक लगाना है, कैसे आपने चीज़ें लाइट शाइट ईच एंड एवरीथिंग, वो मैंने उस पर सिखाना शुरू कर दिया। थोड़े बहुत व्यूज़ आते थे, कुछ देख लेते थे, रिश्तेदारों ने बस सब्सक्राइब किया हुआ था, देखने के लिए करदा की। ये भी ठीक है। तो खैर मैंने एक नया माइक लिया और एक नया लेंस लिया। अच्छा। फाइवर की कमाई से। अच्छा, माशाल्लाह। 1.5 लाख का लेंस था उस टाइम, और कोई 50,000 का माइक था। तो मेरे लिए देवा था बिग रोड का माइक नया नया आया था, रोड वायरलेस। तो मैं उन दो चीज़ों को टेस्ट करने के लिए रात के टाइम, रमज़ान का थे, अच्छा। तो मैं गया क्लॉक टावर ना फैसलाबाद। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने माइक टेस्ट कर रहा था। हेलो क्लॉक टावर, घंटाघर। तो घंटाघर जाके मैंने वो बनाया। हेलो दोस्तों, मैं आज यहाँ पर आया हूँ, आपको घंटाघर की सैर कराते हैं। मेरे पीछे घंटाघर है, यहाँ पे बाजार है 8, और यहाँ पे जो है ना ये चल रहा है। आइए आपको बताते हैं कि रमज़ान में सैरी कैसे होती है। रात 1-2 बजे का टाइम, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मुझे पता है ज़्यादा बड़ा प्लेजेंट वेदर था। तो चलते चलते ना मेरा एक हमसाया भी है और दोस्त भी है, शेख चने वाला। अच्छा। उसकी हम दुकान पे चले गए। अच्छा। उसका जाके ना मैंने कहा शेख साहब से आए हैं, वीडियो शुरू बना रहा था, इंटरव्यू करना है। हाँ। ते चने खवाओ। नहीं, उस टाइम तो मैं इतना फूड ब्लॉगर नहीं था।
वो तो वैसे ही दोस्त था, हमसाया था, वो तो उसके नाते भी खिला देता। खैर, तो मैंने कहा कहना ऐसा तुझे यार कि शुरू करता काम। मैं कहा यार इस तरह बस मैं बनाने लगा। अच्छा, अब मेरे पास कैमरामैन साथ था, एक व्लॉगर था फैसलाबाद का, उसने मेरा कैमरा पकड़ा हुआ था, अच्छा, माइक मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, ओके, ठीक है, एक बंदे ने लाइट पकड़ी हुई है, दोस्त क्या था। बात है। अब पता लग रहा है कोई यूट्यूबर है, ओहो, बना हुआ है ना एक। हाँ। एक लड़का मेरे पास आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, हाँ जी, आपका यूट्यूब चैनल क्या है? मैं क्या बस है, नहीं बताओ। मैंने कहा उमर सलीम। उसने जाके सर्च किया, उमर सलीम 150 सब्सक्राइबर्स, कहता जड़ों वेखो वेला माइक लैक निकले। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ वही काम ਨੂੰ ਲੱਗ गया है। तो शेख चने वाला वेरी फनी गाय, कुछ जुगतें उसने खुद से मारी, कुछ मैंने उसको बताई अच्छा, कि ये सवाल करूंगा ये जवाब दे देना, ये सवाल करूंगा ये जवाब दे देना। तो ऐसे हमने मिक्स एंड मैच करके ना वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, अच्छा। 10-12-15 मिनट का, उसको मैंने शॉर्ट करके ना एक्स्ट्रा चीज़ निकाल के वो 5 मिनट का बनाया। अच्छा, वापस आया हूँ सैरी करके, बैठ के मैंने उसी टाइम एडिट किया है। ओके, तो मुझे ये भी नहीं पता होता था किस टाइम अपलोड करनी वीडियो, मैंने सैरी टाइम ही उसको अपलोड करके सो गया, रगड़ दिया। सो गया। और फिर मैं उठा हूँ तकरीबन 11-12 बजे, उठ के मैंने यूट्यूब ओपन किया है, 10,000 व्यूज़। हाय हाय हाय। मैं पागल हो गया, मैंने कहा "ओए, इतने ज़्यादा व्यू मेरी वीडियो पे आते थे, 100 200 300, एक 400-500 पे गई थी, मैंने लुडियाँ पाई ऐसी, 10,000 व्यूज़। तो वो पहली वीडियो को ना एक चार्म और हाँ, अलग ही जो चार्म पहली होता वीडियो है। वायरल जाती है ना, हाँ, उसका अलग ही चार्म होता है। मेरा ना दिमाग घूम गया, मैंने असद अली कॉल की, मेरी वीडियो वायरल चली गई, मेरे कितने व्यूज, 10,000। कहना वायरल तो नहीं हुई, मैं कहा पहली वीडियो है यार। एनीवेज वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, वो 1-2 दिनों में 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4, वो रुक के नहीं रही था भाई। वो वीडियो मिलियन पे जाके जो है ना थोड़ी क्या स्लो हुई, बात वो मैं पागल हो गया। असद अली टीवी मेरे घर आया, उसने मुबारकबाद दी, अच्छा, उसने मेरा एडसेंस सेट किया, अच्छा। उसने मेरा वो सेट पूरा हो गया था, वो जो लिमिट होती है वॉच टाइम वगैरह, वॉच टाइम वगैरह सारा कुछ हो गया था। उसने मुझे फोल्डर बना के दिया, उसने मुझे सारी उसके अंदर एडसेंस का बताया कि ऐसे होता है चीज़ें सेट, उसने मेरा चैनल पूरा मुझे सेट करके मेरे घर बैठ के सेट करके दिया। कहता अब तुम ट्रैक पे चढ़ गए हो। तो फिर मैंने वही वीडियोस बनाना शुरू कर दी। मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेंथ टेक में ज़्यादा है, बट आई फेल्ट के आई एम मोर गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड जो मेरा फैसलाबादी ह्यूमर है इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो दैट गुड आई कुड जनरेट समथिंग गुड। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू यूट्यूब। ओके हो गया। ये हमने सारी कहानी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया सुनने का, लेकिन मेरा सवाल अभी भी उधर ही है। हाँ, ये पॉडकास्ट का ख्याल कैसे आया, और फिर फनी पॉडकास्ट का एक नया इतना, मतलब कि बिल्कुल ही जैसे आपने कहा ना कि आपने फाइवर पे भी एक गिग बनाई, तो उसमें कंपटीशन भी बहुत कम था। हाँ, ये बड़ा क्रिएटिव आइडिया था। हाँ, ठीक है, ये भी जो आपने पॉडकास्ट का भी एक टच पाकिस्तान के अंदर दिया, ये भी, इसमें भी कंपटीशन नहीं इसको है। एक्सीडेंटली आया था। हाँ, मैं बताता हूँ। हादसा वही हो जब ये मैंने वीडियो बनाई ना, उस टाइम कोविड चल रहा था। मेरी अगर शेख चने वाली वीडियो जाकर यूट्यूब पे पुरानी देखेंगे हाँ, तो मेरे मुंह पे मास्क लगाया हुआ। अच्छा, मजे की बात है कि मैंने मास्क लगा के पूरी वीडियो बनाई है, लोगों को पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मेरी शक्ल का नहीं पता है। एक जगह मैंने सिर्फ वो चने मास्क वाली? उतारा है, शेख चने वाली। ओ तेरी, अच्छा। एक जगह पे मैंने मास्क उतारा है बस थोड़ी देर के लिए, हाँ, जब मैं शेख चने वाले के पास खड़ा हूँ मैंने मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि वो ज़रूरी था। और मुझे ये भी था कि एज अ क्रिएटर, हालांकि मेरे 100-150 सब्सक्राइबर, मैं एज अ क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा हूँ कि हम अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो लोग क्यों लगाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हालांकि अब बहुत कम लोगों ने लगाया था। एनीवेज मैंने, अच्छा, शेख को भी मैंने मास्क दिलवाया, मैं कहा तुम ही डालो। अच्छा। खैर उसने यहाँ पर रखा हुआ था दाढ़ी के ऊपर, उसने मुंह पे नहीं किया था। एनीवेज बात कर रहे थे हम ये पॉडकास्ट में कैसे आए। अच्छा, उन दिनों कोविड हिट किया, हाँ, सेकंड लहर जब आई ना तो मैं बीमार हो गया। अच्छा, तो मैं इतना बीमार हो गया कि 1 हफ्ते के लिए मैं पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरा फाइवर भी मुतासर हो गया, मेरा यूट्यूब भी मुतासर हो गया। ओके, तो उसके बाद ना मेरी हिम्मत, आपको पता है आपका एक फ्लो टूट जाता है, दोबारा उसको कायम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। गाड़ी चल रही हो ना वो रड़ती रहती है, ठीक है। जो एक बार क्लोज पे फिर धक्का ला के बड़ा औखा होता है तब। अच्छा, और उस टाइम मैं अकेला होता था, मैं ही कैमरामैन, मैं ही स्क्रिप्ट राइटर, मैं ही बनाने वाला, मैं ही एडिट करने वाला, सारा कुछ मैं कर रहा होता, 1 मैन। तो मैं एग्जॉस्टेड हो गया और मैंने कहा अब फिर अगेन मेरे पास था कि एक चीज़ करनी है, या मैं फाइवर करूँ या मैं यूट्यूब। तो खैर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। अच्छा, मैं फाइवर पे फोकस करने लग गया। अच्छा, तो फिर मैंने फाइवर को चलाया एंड आफ्टर दैट 2 साल मैंने यूट्यूब चलाई नहीं, यूट्यूब किनारा कशी कर ली मैंने।
अच्छा, यूट्यूब पे मैंने वीडियोज नहीं डाली। आप जाके अभी भी चैनल देखेंगे ना, 2 साल का गैप है उसके अंदर। फिर मैं इस्लामाबाद मूव किया, तो वो एक इतना बड़ा मतलब कि पैसा आ रहा था, ख़त्म हो गया। वो रुकने का सदमा आपको उसने कोई पुश मैं नहीं किया कि वही ना, दोबारा मैं जाओ मुझे उधर? पता था मैं एक टाइम पे एक चीज़ कर, हाँ, लेकिन अच्छा एक अच्छी बात ये थी, मेरा फेसबुक था। फेसबुक में कुछ भी बना कर डाल देता, छोटी मोटी वीडियोस बना कर डालता रहता था, कुछ ना कुछ मेरा फेसबुक चल रहा था। अच्छा, तो जो शौक होता था मैं फेसबुक पे पूरा कर लेता या टिकटॉक पे डाल लेता था। तो यूट्यूब मैंने छोड़ दिया, ये जो अर्निंग प्लेटफॉर्म था वो मैंने छोड़ दिया था। बाकी जो फेसबुक और टिकटॉक जहाँ से कुछ नहीं आ रहा था वो मैं चलाता रहता था। शेख साहब है ना? मैं इस्लामाबाद आया और इस्लामाबाद मैंने फाइबर शुरू किया, एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप की एंड सारा कुछ हुआ। फिर आस्ता आस्ता मुझे यहाँ के पता चला कि टीम बिल्डिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। आपकी टीम आपके साथ होनी चाहिए जो कि अलाइंड हो आपके विजन के साथ। टीम बनाई, चीज़ों को आस्ता आस्ता ऑटोमेट किया। फिर मेरा कज़न उज़ैफ़ा मेरे साथ अटैच हो गया, ठीक है। उसको फिर मैंने फाइबर उसके सुपुर्द किया। अच्छा, उसने जब फाइबर संभालना शुरू किया तो फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि अब अच्छा, पहले फाइवर पे मैं अकेला वीडियोस बनाता था। इस्लामाबाद आया, फिर मैंने टीम बना ली। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ 8 10 12 लोग हैं जो कि एज अ स्पोक्स पर्सन काम कर रहे हैं। मैं रिटायर हो चुका हूँ उसमें से, मैं निकल गया। तो उसने फिर वो बनाया, उसने फाइबर को चलाया बड़ा अच्छा आप तरीके मतलब से कि अब आप उस गिग के फील्ड मार्शल हैं? हाँ। तो खैर उससे मैं बाहर आ गया। तब नईम सिकंदर जो आप जानते होंगे, जानता हूँ। उनके पॉडकास्ट में उनका जो सेटअप था वहीं पे हम शेयर करते थे वो स्पेस। अच्छा, हाँ, वो स्पेस हम शेयर करते थे। तो उनके साथ मेरी पार्टनरशिप थी प्रोडक्शन में। तो वहाँ पर वो पॉडकास्ट करता था, ठीक है। तो हम बैठे होते थे, तो हम ना जब कोई गेस्ट आता था हम समटाइम रिलेट नहीं कर पाते थे, क्या बोंगियाँ मार रहे हैं समझ नहीं आ रहा था। तो एक दिन एक गेस्ट उठ के गया तो हम पीछे से उसको ना मोक करने लग गए। अच्छा, तो वो हमारी बातें इतनी फ़नी होती गई, हम हँस-हँस के ना पेट में दर्द हो गया कि यार ये कितना फ़नी था, साइकियाट्रिस्ट। तो हमने कहा चलो रिकॉर्ड करते हैं। दोस्त था इमरान शायद, हम दोनों बैठे, मैंने उसको बताया ये बोलूँगा तुमने ये कहना है, मैं ये बोलूँगा तुमने आगे से ये कहना है। स्क्रिप्ट लिख के उसको मैंने दे दिया। अच्छा, उसी सेटअप लगा हुआ था, कैमरे लगे हुए जैसे अभी लगे हुए ना, सेटअप ऐसे ही पड़ा हुआ था। हम बस बैठे हैं, हमने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया और रिकॉर्ड करके 2-3 मिनट की वीडियो बना के डाल दी। सो आफ्टर 2 years मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे डाली और ओके। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और सब जगह पे डाल दी जहाँ जहाँ मेरा था। दैट वीडियो गॉन वायरल वाह, 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 अगेन। वाह! अच्छा, मुझे बड़ा मजा आया। उससे पहले मैं छोटी मोटी फेसबुक पे वीडियोस डाल रहा था, मेरा पेज चल रहा था फेसबुक का। लेकिन मज़ा सही नहीं आया। मजा सही नहीं आ रहा था वो। खैर उससे पहले मैंने एक और बनाई थी, वो भी बहुत वायरल गई थी। कुछ पोइट्री की वीडियो थी, वो भी वायरल गई थी। खैर ये नई चीज़ थी और इस पे मुझे बड़ा मज़ा आया। लोगों के कमेंट से आया ना, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये और करते हैं, थोड़ा सा और करते ये तो हैं। मज़ेदार धंधा है। हाँ, ये तो बड़ा मजे की गल है। फिर थोड़ा सा और किया, अच्छा, वो भी वायरल। मतलब मैं जो बनाता जा रहा था, जो मैं स्क्रिप्ट लिखता था हम करते थे, वो गया। मोटिवेशनल स्पीकर रगड़ दिया, इंजीनियर्स रगड़ दिए, जो आ रहा था हम रगड़ी जा रहे थे। अच्छा उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि कोई पैरोडी पॉडकास्ट टाइप ही कुछ चीज़ होती है। हम बड़ा सीरियस होकर करते थे, रियल पॉडकास्ट चल रहा है। जैसे साइकियाट्रिस्ट की बात करें कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कैसे खुद को निकालूं। देखें अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपके घर में पूल तो होगा। सीरियस हो गए तो आप पूल में डुबकी मारें, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करें। पूल नहीं है तो आप सरीना की मेंबरशिप ले लें, ठीक है, 50-60 लाख की आती है। आप जाएं सुबह सुबह वहाँ पे एंजॉय करें, लोगों से मिलें, डिप्रेशन दूर होगा। या आप अपनी SUV निकालें, शीशे नीचे करें, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए। तो इस तरह की बातें करें तो लोग कह रहे हैं पागल हो तुम लोग। तो फिर हमारे जो स्पोक्स पर्सन आते थे हमारे पास फाइबर के लिए, उनको मैंने इसमें यूटिलाइज करना शुरू किया। अनाया मेरे पास आई। अनाया वाज वेरी हेजिटेंट एट स्टार्ट कि मैंने नहीं सोशल मीडिया भी आना, आई डोंट वांट टू कम एट सोशल मीडिया, नहीं मेरे घर वाले क्या कहेंगे। तो उसका प्राइवेट अकाउंट था, 200-250 उसके फॉलोअर्स थे। तो मैंने उसको फोर्स करके ना उसको मजबूर किया, नहीं यार तुम अच्छा करती हो, तुम आओ। उसके साथ मैंने पहला बनाया वो वायरल एज अ बिजनेस वूमेन, उसको मैंने बिठाया ना, वो वायरल चला गया। वो इतना वायरल गया कि वो मुझे एक दफ़ा पता लगा कि दिस इज़ अ थिंग, दिस कुड बी अ थिंग। तो उसको भी थोड़े होश ठिकाने आए कि भाई ये क्या है। एंड आफ्टर दैट उसने अपना अकाउंट पब्लिक किया। राइट नाउ आई थिंक शी इज सिटिंग अराउंड 2 लाख फॉलोअर्स एंड समथिंग। या शी इज और डूइंग वेरी माशाल्लाह गुड। वो भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल। और देखिए ना, एक्टिंग करना भी हर बंदे के बस का काम नहीं होता। नहीं होता, हर कोई नहीं कर सकता, हर एक का टैलेंट होता और है। वो माशाल्लाह हर कैरेक्टर में बड़ी प्यारी फिट करके सूट करके आ मुझे लोग कहते हैं जी आपने बड़े लोगों को जो है ना कामयाब किया। मैं कामयाब करने वाली ज़ात अल्लाह की है। आई कुड हैव गिवन देम द चांस, और मैं हो सकता है मैं ही जरिया बनाऊं।
उन कामयाबी उनकी अपनी हो, अपना सारा कुछ हो सकता है, मैं जरिया बनाऊं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पॉडकास्ट से बहुत सारे लोग ड्रामा इंडस्ट्री में गए हैं। राइट नाउ दे आर वर्किंग। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात सुनने में मिली थी कि आपका कुछ ट्रांसजेंडर्स के साथ भी बड़ा दोस्त, मैं याराना तो नहीं कह सकता, मतलब कि दोस्ती वगैरह थी, वो क्यों थी, कैसे थी? नहीं, दोस्ती नहीं थी ट्रांसजेंडर के साथ। मैं असल में मैं उनके हक में बहुत बोलता था। उसकी वजह मैं बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। मैं बेसिकली बिलोंग टू फैसलाबाद, वहाँ पे आम इंसान की जो है ना वो इज़्ज़त महफूज नहीं है। तो फिर जो हमारे ये बेचारे हैं ख्वाजा सरा, इनको तो बिल्कुल ही नहीं बख्शा जाता। मैंने ये भी सुना है कि आप उनके ट्रेनर भी रहे। नहीं, मैं बताता हूँ हुआ क्या था। जब मैं थिएटर करता था, अच्छा, मैंने लाहौर से भी थिएटर किया हुआ था, मैं फैसलाबाद में करता था, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया कि एक वुमेन कॉलेज है, वहाँ पर हमने एक थिएटर परफॉर्म करना है, जहाँ पे जो ये एक NGO थी वो हमें स्पॉन्सर कर रही थी ट्रांसजेंडर्स की। अच्छा, कि इनके हक के लिए, इनके अवेयरनेस के लिए एक हमने थिएटर प्ले बनाना है जिसमें बताया जाए कि यार बेचारे कितना ये हमारे सोसाइटी में पिसते हैं। बिल्कुल। तो तब हमने वो एक थिएटर प्ले किया था मदीना टाउन कॉलेज फैसलाबाद में, गर्ल्स कॉलेज है। ओके। तो वहाँ पर जब वो आए, अब जारी बात है वो एक्टर तो थे नहीं ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, उनको हमने उसमें देना था, वो एक्टर्स तो थे नहीं, वो तो बेचारे वैसे ही बेरोजगार और पढ़ रहे थे। NGO उनको पढ़ा रही थी, ठीक है, और साथ में जॉब्स भी लगवा रही थी। तो अब उनसे एक्टिंग नहीं हो रही थी। अच्छा। तो मेरा जो उस्ताद मुझे कहता, जा शेख दास एक्टिंग कितना करी। तो फिर मैं स्टेज पे जाकर मैंने ट्रांसजेंडर्स को बताया कि ट्रांसजेंडर बन के कैसे आपने एक्ट करना और डायलॉग कैसे बोलने हैं। मसलन नहीं, मतलब उनको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया ना कि आप सिर्फ फेस यूज कर रहे हैं। तो फिर फॉर एग्जाम्पल हाय, नहीं ये तो उनको आता है, हाय वे मैं तो कितना, मतलब मैंने उनको डायलॉग डिलीवरी के बारे में बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, वे तो मेरे वाले किंजे वेखदा पे हैं वे, समथिंग लाइक दैट। तो वो डायलॉग एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जो डायलॉग्स थे मैंने वो करके बताए, फिर उन्होंने रिपीट किया, रिहर्सल की, एंड आफ्टर दैट वो गोड इनटू द प्ले। तो मेरा इस हवाले से काफ़ी रहा है कि मैं उनके हक के लिए काफ़ी बोलता रहता था। तो या इसको आप स्कैंडलाइज ना करें। नहीं, मैं कोई पहले बहुत स्कैंडल चल रहे हैं मार्केट में। नहीं, मैं कोई स्कैंडलाइज नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा, एक स्कैंडल नहीं कह सकते, लेकिन एक सरप्राइज कह सकते हैं। कल परसों की बात है, मैं फेसबुक पे देख रहा था, आपने एक सरप्राइज दिया कि आप ये पॉडकास्ट क्विट करने के लिए जा रहे हैं। आप कोई नई चुल हो गई है? यस, या दैट्स द लेटेस्ट न्यूज़। आई एम क्विटिंग पॉडकास्टिंग। आई मीन इट्स नॉट, देखो सियाने कहने परिया मेला छाड़ते हो। लेकिन अभी मजीद मेला परिया जा सकता था। परिया जा सकता है, बिल्कुल, इसके पे हम काम करेंगे, बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। आपको पता है कि आर्टिस्ट कोई भी होता है ना, वो एक चीज़ से ना वो थक जाता है। लोग बेशक ना थकें, लेकिन वो खुद थक जाता है, तो वो कहता है कि कुछ चेंज होना चाहिए। जैसे स्टार्ट में रिएक्शन वीडियोस, टेक वीडियोस, रोड शोज, फिर पॉडकास्ट, एंड हर एक जो भी होता है ना क्रिएटर होता है, उसकी ज़िंदगी में एक एवोल्यूशन होती है, ठीक है। सो क्विट का मतलब ये नहीं होता कि बस सब कुछ क्विट कर दिया। क्विट का मतलब ये कि दिस इज एंड ऑफ एन एरा। क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना, अब 2 साल के लिए गायब भी हो गए थे। नहीं, इंशाल्लाह अभी मैं गायब नहीं होऊंगा। अच्छा। क्योंकि वो देखें, मैंने जॉब भी क्विट की है, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस भी क्विट किया था, मैंने बहुत सारी क्विट की। लेकिन मैं आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जब मैं लोगों के मशवरे पे चल रहा था तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। जब मैंने अपने इंट्यूशन से फ़ैसले लेने शुरू किए जो मुझे लगता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा मेरे हक में ही होता है। अल्लाह मेरे ही हक में उसको बेहतर कर देता है। और ये भी जो सरप्राइज आप कह रहे हैं, ये भी अपना डिसीजन है? हाँ, ये मेरा अपना डिसीजन है, ज़ाती डिसीजन है। अच्छा। और जब मैंने अनाउंस किया रिसेंटली सोशल मीडिया पर, तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो गया नीचे कमेंट्स में, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ वो पोस्ट लगी थी, तो लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं ना, बस लाइक की हो गया भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया है। हाँ, एक इवन के मैंने कमेंट पढ़ा, किसी ने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ था, लोग आमतौर पर स्कैंडल आने के बाद क्विट करते हैं, आपने पहले ही कर दिया। नीचे उसका रिप्लाई हो, क्या पता आने वाला हो, क्या पता लो। बस लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन मैन। ये सवाल हम भी पूछ सकते हैं, आपकी वीडियो कब लीक हो रही है? या हो तो नहीं चुकी, इसलिए तो नहीं। तो मेरा ख्याल है कुछ रोला है। मेरा असूल है मोबाइल बार। वैसे भी ज़्यादातर, चूँकि मेरा फील्ड इस तरह की है कि ज़्यादातर ख़वातीन से
वास्ता पड़ा रहता है। ज्यादातर नहीं, हाँ, खवातीन से ही। नहीं ज्यादातर। ये ऐसे पॉडकास्टर भाई हैं कि जो मतलब कि जिनको ना लड़के इतने जानते हैं और ना ये लड़कों को इतना जानता है। मतलब जिंदगी में क्या है, किधर हो इधर। उसका कसूर मेरा नहीं है, उसकी वजह बताता हूँ कि आप मेरा YouTube चैनल उठा कर देखें, जो मैंने लड़कियों के साथ पॉडकास्ट किए ना उस पर व्यूज ज्यादा है। हाँ। जो लड़कों के साथ किए ना स्वाय 1-2 के जो बहुत वायरल गए हैं उस पर व्यूज कम है। तो इसका मतलब ये है कि अवाम भी लड़कियों वाला पॉडकास्ट ज़्यादा देखना चाहती है। सो दैट्स वाई फिर हम लोगों की डिमांड पर हमने ज़्यादा फीमेल गेस्ट बुलाए हैं, लेकिन हम बैलेंस करते रहते थे मेल फीमेल में, लेकिन लोगों को लड़कियां ही याद रहती हैं। ठीक है, तो फिर वो जो है ना ऐसी सिचुएशन में दामन बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कोई थोड़ा सा ना इशारा दे दें कि ये सरप्राइज क्या है। ये सवाल हम भी पूछ सकते हैं, आपकी वीडियो कब लीक हो रही है? या हो तो नहीं चुकी? मैंने अपने चैनल पर ट्वीट किया है। अच्छा। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने आएंगी। आई एम प्लानिंग टू गेट इनटू मेन स्ट्रीम मीडिया मोर। अच्छा, माशाल्लाह। यस। और कभी ये ड्रामा इंडस्ट्री पे जाने की तरफ मूड नहीं हुआ या कभी ड्रामा ट्राई नहीं किया? भी दिल है, बिल्कुल है, क्योंकि मेरा थिएटर बैकग्राउंड है एंड लेकिन मैंने कभी खुद एफर्ट नहीं की कि मैं जाकर उसमें करूं। ठीक है, आई गॉट ऑफर्स, लेकिन मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। तो मेरी ज़िंदगी का असूल बन गया कि वन थिंग एट अ टाइम। ठीक है, तो आपकी ये वन थिंग है ना, अब चूंकि मैंने इसको अब पॉडकास्ट को थोड़ा ब्रेक दी है तो आई हैव टाइम, सो आई कैन डू स्टफ। ठीक है, आज से 5 साल बाद आप अपने चैनल को कहाँ देख रहे हैं? मतलब कि आप इसी चीज़ को ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या आप सोचते हैं कि नहीं, इसका भी एक टाइम आएगा कि ये चीज़ भी एंड हो जाएगी। पाकिस्तान में देखें जैसे हर चीज़ का एक ट्रेंड आता है, जैसे अब AI का ट्रेंड चल रहा है, या देखें एक बार YouTube का बूम आया था, बहुत बड़ा बूम आया था। आफ्टर 5 years आप क्या देख रहे हैं? वैसे कभी कभार बैठ के सोचे कि यार आफ्टर 5 years ये चीज़ वाइंड अप हो जाएगी या मैं इसी को ही कंटिन्यू किए रखूँगा? देखें चीज़ें पता है क्या है, आमतौर आजकल जो डिजिटल एरा है ना, इसमें इंसान बड़े जल्दी रिटायर हो सकता है। ठीक है, चीज़ें करनी चाहिए ऑटोमेट पे। ठीक है, अभी मेरा अगले 5 साल के लिए टारगेट ये है कि मैं अपनी चीज़ों को इस तरह से ऑटोमेट करूं कि वो मेरे बगैर भी चलती रहे। ठीक है, जैसे मेरे पास फाइवर था, उसमें मेरी शक्ल बिकती थी। ओके। मैं अगर सामने आ रहा हूँ तो वो चल रहा है। अभी चूंकि मैं उस पर 2-3 महीने फाइवर खोल के भी नहीं देखता, मुझे पता वो चल रहा है। ठीक है ना, तो वो ऑटोमेशन पे लगा हुआ है। इस तरह मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कुछ यूट्यूब चैनल भी, ठीक है, कुछ मेरा एक और सेटअप पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो भी, और मतलब ये ऑटोमेशन पे लग जाएं जिससे मुझे पैसिव इनकम आती रहे, और उसके बाद फिर मेरा जो दिल करता है मैं करूँ, मैं वीडियोस बनाऊँ, मैं दुनिया घूमूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, तो वो मुझे ये टेंशन ना हो कि भाई घर नहीं चल रहा है या किचन नहीं चल रहा है या ये हुआ, घर वालों के खर्चे पूरे हो रहे हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ये शायद पहले मुमकिन नहीं था लेकिन अभी मुमकिन है। सो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि पैसिव इनकम की तरफ, एक्टिव इनकम पे आप निर्भर करेंगे तो भाई वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। ठीक है, कब तक करेंगे, कब तक रहेगी? ठीक है, आप मैं खुद बीमार हुआ था ना, और मेरी इनकम खत्म हो गई, रुक गई, तो मुझे पता है कि आप एक दिन बीमार होते हैं, हफ्ता बीमार होते हैं, अल्लाह ना करे, और उसके बाद आपकी इनकम रुक जाती है, या फिर कभी हड़ताल वगैरह आती है, दिहाड़ीदार लोग हैं उनकी दिहाड़ी मर जाती है। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई कभी भी ज़िंदगी में कैसे भी हालात हो सकते हैं, तो आपको चीज़ों को ऑटोमेट पे लगाना है और पैसिव इनकम की तरफ जाना है। सो राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग ऑन दैट, और मेरा टारगेट है इंशाल्लाह, आई एम 34 राइट नाउ, तो बाय द 6 years, by 40 अफरीदी वाला 34 नहीं, आई एम जनरली 34 तो by 40 इंशाल्लाह आई वांट टू रिटायर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी टाइम ले लिया हमने उमर भाई का। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बिजनेसेस भी कर रहे हैं या शौक रखते हैं या होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ये भी एक पैसिव इनकम का हिस्सा है। आपके डिले की वजह से मैंने कहा कि फिर ये भी पूछ लूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस होने चाहिए, बट मसला ये कि आजकल के जितने भी ऑफलाइन बिजनेस है वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि ऑनलाइन नहीं है, और अगर आप सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस पे बैठे हुए हैं ना भाई, आप दुनिया के बेवकूफ़ तरीन इंसान है, और वो भी आज के दौर में। हाँ, अगर आपको किराना स्टोर भी है ना, जिसको कहते हैं भाई ये तो ऑनलाइन नहीं चल सकता, भाई वो भी ऑनलाइन चल सकता है, बल्कि ऐसे लोग भी हैं कि अपने किराना स्टोर को वो टिकटॉक पर ले आए हैं और उसके थ्रू कर रहे हैं चीज़ें। ठीक है, सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, कोई भी आपका काम है, ठीक है, अब आपकी क्रिएटिव थिंकिंग ये है कि आपने उसको ऑनलाइन कैसे लेके जाना है और कैसे उसका जो है ना वो उसको एक्सपेंड करना है। आप उस पर रिसर्च करें, उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इवन कि मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा एक दोस्त था जिससे मैं फैसलाबाद में वो जिम में ट्रेनिंग लेता था।
अच्छा। और वो अब एक जिम ट्रेनर है, उसके पास कितना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि जो क्लाइंट उसके पास जिम में आएंगे ऐसा ही है। बस उसी को ही वो केटर कर सकता है। बिल्कुल। वो ज़्यादा ज़्यादा 8-10 हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। और एट ए टाइम वो एक क्लाइंट को केटर कर सकता है, ऐसा ही राइट। है। तो उस बंदे को मुझे याद है कि उसने कहा यार मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं उसको साथ लेके गया, हम दोनों ने जाके वहाँ पे मोबाइल शॉप पर मोबाइल खरीदा, उसको आईफोन लेकर दिया, ठीक है। माशाल्लाह। उसने वो फ़ोन से लाइव आना शुरू कर दिया, लाइव आके एक्सरसाइज लोगों को करवाता था, जी। ठीक है। एंड अभी राइट नाउ ही हैज़ लाइक हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स ऑनलाइन जी। एंड इज अर्निंग लाइक लाखों रुपए उससे वो कमा रहा है, राइट। सो यू हैव टू ओपन योर माइंड कि हाउ कैन यू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन, एंड आप ऑफलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो उसका लिंक ऑनलाइन लाजमी होना चाहिए। दैट्स माय एडवाइस। ये हमारी आज बड़ी गुड लक थी कि आज जो हमारे, मैं गेस्ट तो नहीं कहूँगा, ये मेरे गेस्ट नहीं है, मेरे भाई हैं। हाँ, तो ये हमारी गुड लक थी कि इनका ताल्लुक टेक कैटेगरी से भी था, एंटरटेनमेंट से भी था, और मतलब कि जो हमारी स्पेशली जो हमारी ऑडियंस है मैक्सिमम वो टेक कैटेगरी की है। तो ये हमारी एक बड़ी गुड लक थी कि मोटिवेशन भी थी यहाँ पे, आपको टेक से रिलेटेड भी गाइडलाइन वगैरह सब कुछ मिली, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ मुझे अपनी लगी जो उमर भाई ने बताई, और जाहिर सी बात है हर बंदे ने, हर सक्सेसफुल बंदे ने ये चीज़ अपनी लाइफ का एक बुरा टाइम फेस किया ही होता है, जो मैंने भी किया था। उमर भाई किसी और को भी उठा ले तो उमर भाई की बातों से भी आप लोगों को ये लग गया होगा कि बहाने करें तो 1000 बहाने हैं और हिम्मत करें तो एक ही वजह काफ़ी है। एंड कहते हैं ना बिगेस्ट लेसन्स यू लर्न इन योर लाइफ, यू लर्न इन एडवर्सिटी। जब आप बुरे वक्त में चल रहे होते हैं ना, खाली जेब आपको वो लेसन सिखाती है जो कि आपने कभी नहीं सीखे होते। बेशक सबसे बड़ी मर्द की सबसे बड़ी मोटिवेशन खाली जेब है। हाँ, अगर उसको वहाँ उसको देख के गैरत नहीं आ रही ना, तो वो कासिम अली शाह को कारबिट का लेना, उसको फिर भी मोटिवेशन नहीं। मैंने बात उसको कही, इस्माइल को, अपना हमारा जो दोस्त है, मैं कहा यार मर्द की सबसे बड़ी जो है ना मोटिवेशन उसकी खाली जेब है। कहता मड़ा सही बात है, खाली जेब में निस्वार ना हो तो क्या फायदा। क्या बात है। अब उस खान को मैं क्या बोलूं। Just kidding. चलो उसको भी लेते हैं किसी दिन पॉडकास्ट में ना, उसकी भी खाली जेब निकालते हैं। तो उमर भाई बहुत मज़ा आया। यकीन करें कि एक ना दिल से खुशी हो रही है कि इतनी खूबसूरत आज हमने गुफ्तगू की, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट, जिसने ये कंप्लीट पॉडकास्ट देखी है उसको अंदर अगर थोड़ी सी शर्म है ना, जो स्टूडेंट बच्चा है या जिसने ये रंडी रोना हर वक्त डाला होता है जी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर उसमें थोड़ी सी शर्म है ना, तो उसको आज की पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह, गपशप अपनी जगह, तो यहाँ से सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिला होगा। पहले शायद मेरी बात आप पे असर नहीं करती थी, तो शायद आज उमर भाई की कर जाए। तो उमर भाई बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।